गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने अधिगम को समझा, असेसमेंट को समझा। अधिगम और असेसमेंट का विश्लेषण करने के बाद हमें असेसमेंट की और अधिगम की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है। तो आज हम अधिगम के लिए आकलन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम के लिए आकलन की कौन कौन सी विशेषता है। तो आकलन की विशेषताएं आज का टॉपिक है आकलन की विशेषताएं। तो आकलन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो उनमें पहली विशेषता है आकलन एक सीमित प्रक्रिया है। तो पहली विशेषता है सीमित प्रक्रिया। तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया को सीमित प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया छात्र के केवल सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन करती है, उसका ही आकलन करती है। क्योंकि छात्र के अधिगम का ही आकलन इसके द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको अधिगम के लिए आकलन की सीमित प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें छात्र के व्यवहार से संबंधित परिवर्तन एवं शिक्षक के प्रकरण से संबंधित कोई भी सूचनाएं इसमें नहीं होती है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल छात्र के अधिगम का ही आकलन किया जाता है, इसलिए इसको अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया कहा गया है। दूसरी विशेषता है इसकी अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। तो आकलन की प्रक्रिया कैसी है? अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया भी कहा गया है। क्योंकि जब शिक्षक के द्वारा क्लास में पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और पाठ जब पूरा हो जाता है तो पूरा होने के बाद शिक्षक छात्रों का आकलन करता है और उसी के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है और फिर छात्रों को अंक प्रदान करता है, इसलिए इसको अंक प्रदान करने की प्रक्रिया भी कहा गया है। तीसरी इसकी विशेषता है तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया। अब आकलन की प्रक्रिया को तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया कहा गया है। क्या कहा गया है? तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया। अब यहाँ पर शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है तो सभी छात्रों को एक साथ समझाता है, एक साथ पढ़ाता है, लेकिन वह देखता है बाद में पाठ पूरा होने के बाद कि किस छात्र के कितना समझ में आया, कौन सा छात्र ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किस छात्र के किस विषय में ज़्यादा अंक आए हैं, तो उसके आधार पर वह पूरी क्लास का तुलना करता है। इसलिए अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया को एक तुलनात्मक प्रक्रिया भी कहा गया है। तीसरी इसकी विशेषता है शैक्षिक प्रगति के प्रस्तुतिकरण की विशेषता। शैक्षिक प्रगति के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया। तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया कैसी है? शैक्षिक प्रगति के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया। अब शैक्षिक प्रगति के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद क्लास में विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाता है और विभिन्न विषयों में छात्र की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, यानी कि छात्र ने किस विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं और किस विषय में उसे सुधार की आवश्यकता है। तो वह देखता है शिक्षक
कि छात्र के पहले टेस्ट में गणित विषय में कम अंक आए, लेकिन दूसरे टेस्ट में उसके पहले टेस्ट से ज्यादा नंबर आए, तीसरे टेस्ट में उसके दूसरे टेस्ट से भी ज्यादा नंबर आए हैं, तो वह देखता है कि छात्र की उस गणित विषय में यानी प्रगति हो रही है। तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया के द्वारा छात्र की शैक्षिक प्रगति का पता लगाया जाता है, इसलिए इसे शैक्षिक प्रगति के लिए आकलन की प्रक्रिया भी कहा गया है। तो यह भी एक इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है अंतिम प्रक्रिया। अंतिम प्रक्रिया, अंतिम प्रक्रिया। अंतिम प्रक्रिया तो अधिगम के लिए आकलन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? अंतिम प्रक्रिया है। अब इसको अंतिम प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि जब क्लास में शिक्षक द्वारा बनाई हुई पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जब उसका जो प्रकरण वो लेकर गया था पढ़ाने के लिए वो पूरा हो जाता है, छात्र यानी पाठ की समाप्ति हो जाती है, तो समाप्ति के बाद वो छात्रों का आकलन करता है। वो देखता है कि छात्रों की समझ में आया या नहीं आया, और वो छात्र और स्वयं यानी इसमें शिक्षक और छात्र दोनों का ही आकलन किया जाता है। तो शिक्षक अपनी शिक्षण विधि गतिविधियों के बारे में आकलन करता है और छात्र अपने अधिगम के बारे में आकलन करता है। इसलिए अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया को अंतिम प्रक्रिया भी माना जाता है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता है निर्णय की प्रक्रिया। छठी विशेषता क्या है? निर्णय की प्रक्रिया। तो अधिगम के लिए आकलन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है? निर्णय लेने की प्रक्रिया। यानी कि शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान छात्र की अधिगम गतिविधियां एवं शिक्षण गतिविधियों के बारे में वह निर्णय लेता है, और वह देखता है यदि अधिगम के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, अधिगम में वृद्धि होती है, तो वह मान लेता है कि उसके द्वारा जो शिक्षण विधियां तैयार जो काम में ली गई थी वो सही है। और या फिर वह अधिगम में निरंतर असफलता मिलती है तो वह मान लेता है कि मेरे द्वारा जो शिक्षण विधि और अधिगम विधियां यूज की गई थी वो सही नहीं थी। तो वो उसके आधार पर निर्णय ले लेता है और छात्र को भी देखता है कि छात्र के भी किस विषय में कितने अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं और कितनी सुधार की आवश्यकता है। तो वह इस बात का भी निर्णय इस प्रक्रिया के दौरान लेता है। इसलिए अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया को निर्णय लेने की प्रक्रिया भी कहा गया है। इसकी अगली विशेषता है सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया। सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया कैसी है? सामूहिक एवं व्यक्तिगत। अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया को सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अधिगम का आकलन है उसको शिक्षक केवल एक छात्र का भी कर सकता है, अकेले में इंडिविजुअल भी कर सकता है, और वो समूह में भी छात्रों के अधिगम का आकलन कर सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया शिक्षक पर ही निर्भर करती है, क्योंकि वह अपनी शिक्षण विधियों के अनुसार और अपने शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप वह इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है। तो ये शिक्षक की पर ही निर्भर करता है कि वो व्यक्तिगत आकलन करे या फिर वो सामूहिक आकलन करे। लेकिन जो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया है ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार से हो सकती है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता है लिखित एवं मौखिक प्रक्रिया। आठवीं वो विशेषता है उसकी लिखित एवं मौखिक प्रक्रिया। तो अधिगम के लिए आकलन की जो प्रक्रिया वो कैसी है? लिखित और मौखिक। यानी कि
टेस्ट के द्वारा भी लिखित में भी अधिगम का आकलन किया जा सकता है और ओरल रूप से यानी मौखिक भी प्रश्न पूछकर छात्रों का आकलन अधिगम का आकलन किया जा सकता है। लेकिन यह कार्य भी शिक्षक पर ही निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से छात्रों के अधिगम का आकलन करें। तो ये अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार से हो सकती है। लिखित विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करके की जा सकती है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। अगली इसकी विशेषता है सफलता के आकलन की प्रक्रिया। अगली विशेषता को हम पढ़ेंगे। इसकी जो अगली विशेषता है वो है सफलता के लिए आकलन की प्रक्रिया। सफलता के लिए आकलन की प्रक्रिया अब सफलता के लिए आकलन की प्रक्रिया भी अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया को सफलता के लिए आकलन की प्रक्रिया भी कहा गया है। अब यह सफलता के लिए आकलन क्या होता है? क्योंकि शिक्षक जब अपनी शिक्षण विधियों का यूज करता है, अधिगम गतिविधियों का यूज क्लास में करता है, अपने प्रकरण का प्रस्तुतिकरण करता है, तो यदि छात्रों के अधिगम में वृद्धि होती है और उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं तो वो मान लेता है कि मेरे द्वारा की गई विधियां सफल हुई है, यह पढ़ाया हुआ जो पाठ है वो सफल हो गया है। और यदि छात्रों के अधिगम में नकारात्मक परिणाम आते हैं और या फिर उसमें गिरावट मिलती है तो शिक्षक मान लेता है कि मेरे द्वारा जो शिक्षण विधि और प्रविधियां यूज की गई थी वो सफल नहीं हुई है, तो वो अपनी सफलता का आकलन भी अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया के द्वारा लगा सकता है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। तो इसकी अगली विशेषता है वो है निरंतर समीक्षात्मक प्रक्रिया। 10वीं कौन सी है? समीक्षात्मक प्रक्रिया। समीक्षात्मक प्रक्रिया। तो अधिगम के लिए आकलन की प्रक्रिया कैसी है? समीक्षात्मक। समीक्षा का अर्थ होता है उसके गुण और दोषों का विवेचन करना। तो यहाँ पर जब शिक्षक क्लास में पाठ को पढ़ाता है और अपनी शिक्षण गतिविधियों का यूज करता है तो वह देखता है कि छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर छात्रों की अधिगम सहभागिता कितनी प्राप्त हुई है, यानी शिक्षण में रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस बात का पता भी वह इसमें लगा लेता है और फिर जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए अधिगम के लिए आकलन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा गया? समीक्षात्मक प्रक्रिया भी उसको कहा गया है। तो इसकी अगली जो विशेषता है वो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो यह आकलन की प्रक्रिया कैसी है? यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि बालक जब से पैदा होता है और मृत्यु पर्यंत में कुछ ना कुछ कहीं से भी सीखता ही रहता है और उसका आकलन समाज में, घर में, परिवार में, विद्यालय में, ऑफिस में, सब जगह उसका आकलन होता रहता है। इसलिए जो आकलन की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता है इसकी निदानात्मक प्रक्रिया। तो आकलन की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? निदानात्मक प्रक्रिया। निदानात्मक प्रक्रिया। तो आकलन की प्रक्रिया कैसी है? निदान करने वाली है, यानी इस प्रक्रिया के द्वारा छात्र की कमियों का पता लगाया जाता है। तो निदान का अर्थ होता है कि कमियों का, त्रुटियों का पता लगाकर
लगाना और उपचार का अर्थ होता है उसमें सुधार करना। तो आकलन के द्वारा छात्र की कमियों का पता लगाया जाता है और उसमें सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। इसलिए आकलन की प्रक्रिया कैसी है, निदानात्मक प्रक्रिया भी इसको कहा गया है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो है इसकी श्रम, धन और समय की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, श्रम, धन और समय, यानी श्रम, धन और समय की भी आकलन की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक क्लास में जाने से पहले अपनी पाठ्य योजना प्रकरण का चयन करता है, पाठ्य योजना तैयार करता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें उद्देश्य लिखता है और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, शिक्षण विधि प्रविधियों का चयन भी उसी के अनुसार करता है, तो उसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगला आता है धन। तो जब शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना होता है या छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है तो वहां धन की भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसी के अनुसार क्लासरूम का मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें श्रव्य दृश्य सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाता है जो कि बिना धन के संभव नहीं है, यानी भौतिक सुख सुविधाएं भी उसी के अनुसार की जाती है, तो वहां धन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात आती है इसमें समय अधिक लगता है। तो जब शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करता है और उस छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है तो वहाँ समय भी अधिक लगता है। तो श्रम, धन और समय तीनों की ही असेसमेंट में आवश्यकता होती है। इसकी अगली विशेषता है शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। क्या है? शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। तो आकलन की प्रक्रिया को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग क्यों कहा गया है? क्यों? यदि आकलन की प्रक्रिया नहीं होती तो बालक के व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। तो जो शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आकलन की प्रक्रिया का होना आवश्यक है, इसलिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।